हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। और मैं आकांक्षा पांडे आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, इस सी टेट का पेपर है जो कि प्राथमिक स्तर का है, शिफ्ट 1 में होता है और 21 दिन का पेपर है। तो 24 जनवरी 2023 का पेपर है। तो आज हम लोग CDP के क्वेश्चन देखेंगे। CDP से पूछे गए 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र इसका नाम है, CDP जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है, क्वेश्चन 1 दिया है, क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है। तो क्रांतिक अवधि की संप्रत्यय की क्या अवधारणा है। तो ऑप्शन ए दिया है, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। ऑप्शन बी दिया है, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव ना होना। ऑप्शन सी दिया है, आनुवांशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना। और ऑप्शन डी दिया है, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की अवधारणा है विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, क्रांतिक अवधि किसे कहते हैं। तो सभी व्यक्तियों के लिए सीखने की एक महत्वपूर्ण समय अवधि होती है। यह महत्वपूर्ण समय अवधि आमतौर पर लगभग 2 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को इस अवधि के दौरान सही पर्यावरणीय प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो नए कौशल सीखने की उनकी क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके बाद जीवन में बहुत से सामाजिक कार्य प्रभावित होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है, केवल स्वभाव ही विकास का निर्धारित करता है। ऑप्शन बी, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी, विकास हमेशा निरंतर होती है। और ऑप्शन डी, विकास हमेशा अनिरंतर होती है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। तो विकास की नम्यता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी किस दृष्टिकोण को मानते हैं। तो वो मानते हैं कि पालन पोषण विकास को प्रभावित करता। चलिए मैं आपको एक बार बता दूं, देखिए ये एक चक्र दिया गया है। क्या दिया गया है। जीवन चक्र दिया गया है। घास क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। इसको कौन खाता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर खाता है जो कि ग्रॉसहॉपर है। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है। तो फ्रॉग खाता है ग्रॉसहॉपर को। फ्रॉग को कौन खाता है। तो स्नेक खाता है जो कि टर्शियरी कंज्यूमर है। स्नेक को कौन खाता है। स्नेक को हॉक खाता है जो कि फाइनल कंज्यूमर है। और अब इसको डिकम्पोज कौन करता है। इसको डिकम्पोज करते हैं फंजाई जो कि डिकम्पोजर कहलाते हैं। इसी प्रकार यह चक्र चलता रहता है। तो विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी इस दृष्टिकोण को मानते हैं कि पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। बच्चे के विकास के अधिकांश पहलुओं पर बच्चों और माता पिता पर अपमानजनक व्यवहार जैसे शारीरिक हिंसा, चीखना चिल्लाना, हिंसक धमकियां एवं बाल दुर्व्यवहार बच्चों के विकास को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत छोटे बालकों के लिए डैश सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। ऑप्शन ए दिया है, मुद्रक संचार। ऑप्शन बी दिया धार्मिक संस्था। ऑप्शन सी दिया विद्यालय। और ऑप्शन डी दिया तत्कालीन परिवार। तो देखिए, छोटे बालकों के लिए भी किसी के लिए भी समाजीकरण की जो पहली प्राथमिक संस्था होती है क्या होती है, परिवार होती है। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए दिया है उन्नत आयोजक। ऑप्शन बी दिया संहिता। ऑप्शन सी दिया उपकरण। और ऑप्शन डी दिया स्कीमें। तो क्या कहलाती है। तो स्कीमें कहलाती है। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कीमें क्या होती है। तो बच्चों के अंतःकरण में मस्तिष्क से जमा चीज़ों का उपयोग करके किसी वस्तु के प्रति जो धारणा विकसित करता है वह स्कीमा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं।
तो ऑप्शन ए दिया उत्तर पारंपरिक, ऑप्शन बी दिया पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी दिया मूर्त संक्रियात्मक और ऑप्शन डी दिया औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं, अधिकांशतः बच्चे दूसरों की दृष्टिकोण से को समझने में कठिनाई महसूस करने लगते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण से समझने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। तो देखिए जीन पियाजे ने 4 चरण बताए थे, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से अधिक वर्ष। संवेदीगामक अवस्था में क्या करता है, वस्तु अस्थायित्व तो विकसित कर लेता है, इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से संसार को देखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक सोच विकसित कर लेता है, अहम केंद्रित होती है इसकी सोच, दूसरों को दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देगा, संख्या द्रव्यमान वजन में अंतर सीख लेता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनात्मक और समालोचनात्मक चिंतन प्रारंभ कर देता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का डैश उत्पाद है। ऑप्शन ए आनुवांशिक स्वभाव, ऑप्शन बी केवल अवलोकन और अनुकरण, ऑप्शन सी सामाजिक संपर्कता और ऑप्शन डी असीमिता निर्माण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक संपर्कता। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सामाजिक संपर्कता का उत्पाद है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ऐसे ही आप लोग का ऑफलाइन मोड पे भी क्वेश्चन पूछेगा जो कि 20 अगस्त को होने वाला है। तो आप लोग पूरे जुट जाइए, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीटेट का सॉल्व कर लीजिए। और जिसको भी और सारे पेपर सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर के, तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग जाके इस सीटेट के प्लेलिस्ट को खोल के चेक कर सकते हैं। तो निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियाँ सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती है और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। ऑप्शन ए दिया जीरोम बुर्नर, ऑप्शन बी दिया डेविड आशुबेल, ऑप्शन सी दिया जीन पियाजे और ऑप्शन डी दिया लेव वाइगोत्स्की। तो देखिए मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती है और इन परिप्रेक्ष्यों से हट करके उन्हें समझा नहीं जा सकता। तो किसका मानना, तो लेव वाइगोत्स्की का मानना। जहाँ भी सामाजिक संस्कृतियों का नाम आ जाए किसने धारणा दी थी, तो लेव वाइगोत्स्की ने दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित है। ऑप्शन ए दिया पूर्व परंपरागत स्तर, ऑप्शन बी परंपरागत स्तर, ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत स्तर और ऑप्शन डी औपचारिक परंपरागत स्तर। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने विकास के सिद्धांत हेतु 3 चरण दिए थे, पूर्व परंपरागत स्तर, पारंपरिक स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। और इन तीनों को 2-2 भाग में बांटा था। तो पूर्व परंपरागत स्तर को कितने भागों में बांटा, आज्ञाकारिता और सजा अभिमुखता, फिर आत्मा अभिरुचि या फिर प्रतिफल। और पारंपरिक स्तर को कितने भागों में बांटा, पारंपरिक स्तर को भी 2 भागों में बांटा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। उत्तर पारंपरिक स्तर को भी 2 भागों में बांटा, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार और सार्वभौमिक सिद्धांत। तो इस तरह से लॉरेंस कोहलबर्ग ने के 3 सिद्धांत को 2-2 भागों में बांट दिया गया प्रत्येक स्तर को। और तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत स्तर में तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारिता पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है। तो ऑप्शन ए दिया है बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना, अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना। ऑप्शन सी दिया है अधिगम का मूल्य अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना। ऑप्शन डी दिया ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। तो संरचनावादी अध्यापक की विशेषता क्या है कि ऐसी गतिविधियों का आयोजन करे जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को क्या मिले, चुनौती मिले, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि को शामिल नहीं किया। तो हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बुद्धि सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धि को बताया है। तो कौन कौन से मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। तो 8 प्रकार की बुद्धि से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो नंबर 1 है भाषाई बुद्धि, नंबर 2 है तार्किक गणितीय बुद्धि, नंबर 3 है संगीतिक बुद्धि, नंबर 4 है दैहिक क्रियात्मक बुद्धि, नंबर 5 है स्थानिक बुद्धि, नंबर 6 है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन
नंबर 7 है अंतरावैयक्तिक बुद्धि और नंबर 8 है प्राकृतिक बुद्धि। तो ये 8 प्रकार की बुद्धियां हैं जो हार्वर्ड गार्डनर ने बताए थे और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से कौन सा जो बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने शामिल नहीं किया? तो ऑप्शन सी बोधन बुद्धि को हार्वर्ड गार्डनर ने अपने 8 बुद्धि में शामिल नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक कथन है दोस्तों, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ध्यान से पढ़ के उसके कारण को पढ़िएगा कि कारण जो है सही है कि नहीं, उसके बाद ट्रिक लगाइएगा। बहुत ही ईजी है, एक बार कथन सॉल्व करना सीख जाएंगे तो बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लोग कथन पढ़ेंगे। जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी अपनी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क क्या है? मौखिकरण और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमित करता है और दी गई समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करता है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया? ऑप्शन ए दिया है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी दिया ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी दिया ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी दिया ए और आर दोनों गलत है। तो देखिए जो इसमें कथन दिया है कि बालक को बोल बोल कर किसी भी समस्या के बारे में पढ़ने के लिए अध्यापिका को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। जब भी बालक प्राथमिक स्तर के जितने भी बालक होते हैं उन्हें हमेशा कहना चाहिए कि अगर आप लिख भी रहे हो तो बोल बोल कर लिखा, इसलिए कथन क्या है? सही है। और इसका तर्क क्या दिया है कि मौखिकरण बोल बोल कर सोचने विचारों को क्रमित करता है, दी गई समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करता है। तो इसका तर्क भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए बोथ ए और आर जो है सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन ए अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए। ऑप्शन बी जेंडर भेदभाव चर्चा करने से बचा जाए। ऑप्शन सी ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाए जो उन रूढ़िवादी को चुनौती दे। और ऑप्शन डी रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। देखिए कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को अगर रोकना चाहते हैं तो आप लोग को ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दे, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत भिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे? तो फर्स्ट नंबर दिया मिश्रित योग्यता समूह बनाएंगे। सेकेंड दिया पाठ्यक्रम को समृद्ध करेंगे। थर्ड दिया अध्यापन में बाल केंद्रित तरीके अपनाएंगे। और फोर्थ दिया विद्यार्थियों का नामकरण करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन सा करेक्ट है। तो मिश्रित योग्यता समूह बनाएंगे, मतलब कई विविधता वाले विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले बालक को एक साथ मिला करके मिश्रित करेंगे, मिश्र करेंगे, एक साथ मिला देंगे और मिश्रित योग्यता समूह उसी को कहेंगे बनाना। पाठ्यक्रम को समृद्ध करेंगे, बिल्कुल सही। अध्यापन के बाल केंद्रित तरीकों, और क्या कर रहा है कि जो अध्यापन आप लोग कर रहे पढ़ाने में आप लोग बाल केंद्रित तरीकों को अपनाएंगे, तो बिल्कुल सही है। अब विद्यार्थियों का नामकरण करेंगे, नहीं कभी भी किसी को लेबलिंग नहीं करना चाहिए, इसलिए आप जो भी फोर्थ नंबर है गलत हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिया है वही सही हो जाएगा, तो फर्स्ट नहीं बी। तो ऑप्शन बी जो है इसमें दिया है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि ऑप्शन ए कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए। ऑप्शन सी रट कर याद करने पर बल दिया जाए। और ऑप्शन डी विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कार्य देने से बचा जाए। तो देखिए समालोचनात्मक चिंतन को अगर सोच को बढ़ावा देना है तो क्या जरूरी है? विद्यार्थी अधिक से अधिक समय चिंतन पर लगाएं, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों को चिंतन पर समय दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अध्ययन हेतु मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए? ऑप्शन ए परीक्षा केंद्रित, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी मानदंड संदर्भित, ये भी गलत है। ऑप्शन सी रचनात्मक, ऑप्शन डी मानकीकृत। तो देखिए हमेशा अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? तो रचनात्मक होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 50 क्वेश्चन सीडीपी का बच गया। तो किस दिन का ये पेपर है? तो आपका ये पेपर है आपका 24 जनवरी 2023 का पेपर है और इसमें से 50 क्वेश्चन अटेंड कर दिए गए सीडीपी के, 50 क्वेश्चन बचा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके आगे का वीडियो बने तो कमेंट करके बताइएगा कि इसके आगे का वीडियो बनाया नहीं। अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट से वीडियो बनवाना होगा कि इस सब्जेक्ट से मैम बना दीजिए तो मैं उस सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।